in this part of video we see one important question related to elasticity, है ना, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, दैट इज चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे हम, राइट। तो इसमें देखो वर्क डन, किसी वायर को स्ट्रेच करने में डीफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया जाता है उसका फॉर्मूला निकालना, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। दूसरा, फिर हमको पता है कि जैसे आप किसी वायर को, सपोज ये एक वायर है मेटल का, है ना, इसकी इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। आपने इसमें यहां से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया नीचे की तरफ, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई किया, है ना। हमने मान लिया वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, कई बार बताया, ये वायर है सपोज, तो सामने से जो दिखता है ना ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है एक, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है। अब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाया, तो देखो किसी चीज को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो डेफिनेटली वायर को जब हम खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। और हमने जो वर्क किया है ये वायर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, हाँ। तो वायर के अंदर उसके यूनिट वॉल्यूम में, ध्यान से, वायर के अंदर उसके यूनिट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी को ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए ये दो क्वेश्चन एक जैसे बन गए, वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग वायर, और आपने जो वर्क डन किया वो स्टोर कहां हो रहा है, वायर के अंदर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यूनिट वॉल्यूम में जो स्टोर होगी एनर्जी वो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हमको लगता है ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, वास्तव में वर्क एंड एनर्जी एक ही है, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये उसका फॉर्मूला तो कभी कभी तीसरे प्रकार से बोल देता है कि सीधे प्रूफ करो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। Another formula is elastic potential energy or work done is equal to 1/2 into Young's modulus into strain square. ठीक है, तो 3-4 प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, चारों को आपको यही प्रूफ, ये आएगा तो भी यही वर्क डन है, एनर्जी आएगी तो भी ये आया तो भी ये, और ये आया तो भी, ठीक है। तो क्या है कंडीशन भाई, एक वायर है हमारे पास, इसकी इनिशियल लेंथ L है, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, हमने इस पर एक डीफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई किया है। अब एक बात और है, देखो आप किसी वायर को खींचना है, आपको तोड़ना नहीं है, तो अब फोर्स लगाने का तरीका बदलेगा हमारा। भाई किसी, मान लीजिए आपके हाथ में एक धागा है, जब उसको तोड़ना होता है आपको, तो आप क्या करते हो, पूरा फोर्स एक बार में अप्लाई कर देते हो ताकि वो टूट जाए। यहां वायर तोड़ रहे हो कि खींच रहे हो, तो रबड़ को जब आप खींचते हो तो आप पूरा फोर्स एक साथ नहीं लगाते, कभी आप क्या करोगे, आराम से 0 से स्टार्ट करोगे फोर्स लगाना, है ना, बढ़ाते 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 फिर मैक्सिमम फोर्स तक लगाओगे आप। मतलब आप जब किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो उस पर एवरेज फोर्स लगा रहे होते हैं, पूरा फोर्स F एक बार में नहीं तो वो चीज स्ट्रेच होने की बजाय क्या होगी, टूटेगी, खींचेगी नहीं। धागा अगर जब आपको तोड़ना होता होगा तो आप ऐसे फंसा के एक बार में पूरा फोर्स लगाते होगे, है ना, कभी ऐसे ना करते होगे कि हाँ तोड़ रहे हैं ना, एक बार में लगाते हैं। तो किसी चीज को स्ट्रेच करने में फोर्स लगाने का तरीका बदल जाता है भाई। स्प्रिंग को खींचना है तो आप क्या करोगे, उसको 0 से फोर्स लगा के फिर मैक्सिमम फोर्स तक लगाओगे आप, उसमें स्टार्ट 0 से करोगे फोर्स लगाना। और जब कोई चीज तोड़नी या बिगाड़नी होती है हमको, तो एक साथ फोर्स हम लगाते हैं। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना है फोर्स कैसे लगेगा। तो आपने फोर्स F लगाया इसमें,
डिफॉर्मिंग फोर्स, जिससे हमने मान लिया कि ये वायर की लेंथ ओरिजिनल यहां थी, थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया यहां तक, कितना डेल्टा एल इसमें स्ट्रेचिंग आई है, बढ़ गया है, थोड़ा सा खिंच गया है ये। क्लियर? कोई डाउट? तो ये कंडीशन है भाई, है ना। देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन निकालना है हमको, वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो तार कितना डिस्प्लेस हो गया भाई, डेल्टा एल डिस्प्लेस हो गया, तो F इंटू डेल्टा एल, ये आ जाएगा वर्क डन, है ना। अब देखना इसमें, हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि फोर्स पूरा एक साथ, फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स एक साथ नहीं लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, एवरेज फोर्स। तो यहां पर हम बोलेंगे क्या, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा एल, वर्क डन। ठीक है, अब एवरेज फोर्स तो कैसा लगाया था आपने, 0 से स्टार्ट किया था फोर्स लगाना, F तक लगाए थे, तो दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा भाई, 0 प्लस F बाय 2 से निकल आएगा एवरेज फोर्स, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड। ठीक है, इनटू डेल्टा एल, ये से, तो W इज इक्वल टू कितना, हाँ, F बाय 2 को मैं अलग से 1 बाय 2 अलग करके F अलग कर दे रहा हूं। एनी डाउट? देखिए इसमें मैंने क्या किया, A का डिवाइड कर दिया। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना। तो A का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, A का डिवाइड A का मल्टीप्लाई, डेल्टा एल ये है, मैंने इसमें L का डिवाइड कर दिया है और L का मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं, A का डिवाइड A का मल्टीप्लाई, L का डिवाइड L का मल्टीप्लाई। कोई डाउट? तो W इज इक्वल टू अब मेरे को मिलेगा 1 बाय 2, हाँ, F अपॉन A, पहचाने भाई कौन है ये, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F अपॉन A, डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन, कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। और ये ना स्पेसिफाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जैसे ही आपने लिखा एक वायर, तो वायर में तो लॉन्गिट्यूडिनल ही होगी ना, तो स्पेशली अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सिर्फ स्ट्रेन लिख सकते हैं हम। ये बताओ एरिया इनटू लेंथ मतलब क्या, ये क्या है, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम। कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं। अब L इंटू बी क्या है ये, तो एरिया इंटू डिस्टेंस भी वॉल्यूम होता है ना। तो ये बन गया क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये मिला भाई। अब अभी आपसे मैंने बोला कि द वर्क डन बाय फोर्स ऑन यूनिट वॉल्यूम is stored in the form of energy inside the wire which is called elastic potential energy, है ना। तो हमको यूनिट वॉल्यूम में वर्क डन निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई यहां बताएं, देन वर्क डन ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर is called, yes, elastic potential energy, of the wire, and it is denoted by
एनर्जी को कैसे फॉर्मूला लिखा ही है क्वेश्चन में भी, कैपिटल यू। हाँ, तो W को किससे शो करने लगेंगे हम, कैपिटल U से शो करने लगेंगे। देन क्या बनेगा, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, यूनिट, मतलब 1, तो 1 नहीं दिखेगा। ये बन गया फॉर्मूला, यही कहलाती है क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये प्रूफ हो गया भाई। हो गया। हाँ, अब हमको पता है यंग मॉडुलस, वी नो दैट यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, होता है कि नहीं। तो अगर मैं इससे स्ट्रेस की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ स्ट्रेस की जगह ये रख दो, तो इसका स्ट्रेन और ये स्ट्रेन मल्टीप्लाई होके स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बन गया भाई। क्लियर है, नहीं आया समझ में। स्ट्रेस की जगह क्या लिखोगे, साइड चेंज, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये किसकी जगह रख दिया आपने, स्ट्रेस की जगह। अब इनटू स्ट्रेन और है ना, अभी ये बोल रहा था मैं, तो स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो ये बन गया तीसरा फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला। क्लियर है। तो ऐसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या ये बनता है कि रबर और स्टील में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो एक रबर और एक स्टील में हमको कंपेयर करना है। तो देखो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, अगर दो लोगों को आप कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो दोनों को एक जैसा लेना बहुत ज़रूरी है भाई। तो सपोज़ मैंने एक वायर ले लिया है रबर का, इतना ही लंबा दूसरा वायर मेरे पास स्टील का है, दोनों की इनिशियल लेंथ बिल्कुल एक जैसी है। भाई एक लंबा एक छोटा ले लोगे तो कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर कर रहे हैं ना हम। तो इनिशियली ये स्टील का तार है, सपोज स्टील का वायर, इसकी भी इनिशियल लेंथ L है, इसकी भी इनिशियल लेंथ L है, मतलब दोनों की लेंथ बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक जैसा है, मतलब वायर बिल्कुल एक जैसे हैं, केवल एक रबर का है और एक स्टील का है, मतलब मटेरियल में फ़र्क है, लाइन और लेंथ में, मतलब लेंथ और एरिया में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, फिर हमने दोनों में डिफॉर्मिंग फोर्स भी एक जैसा लगाया, ये भी ज़रूरी है। एक में ज़्यादा ताकत और एक में कम ताकत लगाओगे तो कैसे कंपेयर होगा। तो हमने दोनों में ताकत भी एक जैसी अप्लाई की। फॉर एग्जाम्पल दोनों तारों में 5-5 kg का जो वेट है वो हमने लटका दिया। हाथ से ताकत नहीं लगाना, हाथ से नपती नहीं है, ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 5-5 kg के बांट दोनों में लटका दिए। अब तो एक जैसा ही फोर्स लग रहा होगा। हाँ, तो ये बताओ, सब कुछ मैंने एक जैसा किया, आप एक चीज़ में चेंज देखोगे, जो रबर होगा उसकी लेंथ, मान लीजिए चेंज में डेल्टा LR ले लिया मैंने, R फॉर रबर, ये ज़्यादा चेंज होगी रबर की लेंथ। रबर की लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी कि स्टील के वायर की, 5-5 किलो लटका देंगे हम दोनों में, तो कौन ज़्यादा लंबा होगा, रबर ज़्यादा लंबी होगी ना। हाँ, तो इसका चेंज डेल्टा LR और इसकी लेंथ में चेंज सपोज डेल्टा LS हुआ, ये तो डिफरेंट होगा। सब कुछ एक जैसा काम किया है मैंने, लेकिन लंबाई तो दोनों की अलग अलग बढ़ेगी ना। एक है रबर, एक है स्टील का वायर, दोनों में 5-5 kg आपने हैंग कर दिया, तो रबर लंबी खिंच जाएगी ना, जाहिर सी बात है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों का यंग मॉडुलस हम निकालते हैं। जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा आया वो ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी किससे नापते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस दोनों का निकालते देखते हैं किसका ज़्यादा आता है। जो ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा भाई। देखें तो रबर का यंग मॉडुलस गैमा आर से शो कर दे रहा हूं मैं। हाँ फॉर्मूला बोले भाई, एफ इंटू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, है ना। तो रबर के लिए मैंने डेल्टा आर यूज करना है, बाकी एफ एल ए तो दोनों के एक जैसे हैं। ये आएगा इसका यंग मॉडुलस, इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं मैं। अब यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या निकलेगा? हाँ एफ सेम फोर्स लगाया है, लेंथ इनिशियल लेंथ भी सेम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम था, सिर्फ लेंथ में चेंज क्या हो गया था, इसमें डेल्टा एल एस हो गया था, राइट। ये इसका यंग मॉडुलस आ गया। कंपेयर करते हैं हम तो बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक, या 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, स्टील को ऊपर रख लो किसी को भी ऊपर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, चाहे 2 डिवाइडेड बाय 1, आपकी इच्छा, है ना। तो इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आएगा, बाय एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल आर, ये मिलेगा। ये देखिए भाई, एफ एल से एफ एल, ए से ए भी, अपॉन के अपॉन वाला डेल्टा एल आर कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये डेल्टा एल एस नीचे। ये मिलेगा भाई रिलेशन, क्यों? इक्वेशन 3 दे रहा हूं मैं। अभी आप बोल रहे थे रबर ज्यादा बढ़ेगी, एल आर ज्यादा लंबा होगा कि एल एस? हाँ, तो बिकॉज लेंथ इन रबर, इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ रबर इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ स्टील। रबर ज्यादा बढ़ेगी स्टील के तार से, होगा ना। मतलब कौन बड़ा है? डेल्टा एल आर बड़ा होगा डेल्टा एल एस से, 100% श्योर भाई। ये फिगर में भी दिख रहा होगा कौन बड़ा। वैल्यू रिटर्न करना जरा इक्वेशन 3 से, डेल्टा एल आर की वैल्यू बताओ ना इसकी। गैमा एस रख दिया मैं, ग्रेटर डेल्टा एल एस की वैल्यू। किसका यंग मॉडुलस बड़ा है? स्टील का ज़्यादा आ रहा है रबर से। प्रूफ हो गया कि स्टील मोर इलास्टिक होती है भाई रबर से। क्लियर? हाँ, तो ऐसे हम विथ रीज़न इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके।